दोस्तों हम लोग क्लास 10th के पूरे एनसीईआरटी को सॉल्व करने के बाद कुछ एडवांस क्वेश्चंस लगा रहे थे जो साइड बुक वगैरह में दिया रहता है। तो इसमें 3 तो हमने सॉल्व कर लिया था और उस पर मैंने अच्छे अच्छे सवाल भी आप लोगों को दिए थे। ठीक है, तो चौथे की बारी आती है। चौथा सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि यदि p एक अभाज्य संख्या है तो अंडर रूट p एक अपरिमेय संख्या होगी। ये क्वेश्चन इतना मज़ेदार है, इसको मैं एक्सप्लेन एक बार कर दे रहा हूँ। अभाज्य संख्या आप लोग जानते हैं ना, तो p के जगह कोई भी अभाज्य संख्या हो सकती है। जैसे अभाज्य संख्या में 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 2 तो अभाज्य संख्या है ही। ठीक है, 11, 13, 17 ये सभी अभाज्य संख्या हैं। ठीक है, तो इन p के स्थान पर कुछ भी हो सकता है। कह रहा है कि अंडर रूट p हमको एक परिमेय संख्या सिद्ध करना है, यानी कि p के स्थान पे कोई भी अभाज्य संख्या लिखें, अंडर रूट p जो आएगा ना, यानी कि अंडर रूट अभाज्य संख्या, वो जो होगा एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो एकदम सिंपल फंडा वही वाला विरोधाभास विधि हम लोग अपनाएंगे जो कड़ी में 5 वाले के लिए प्रूफ किए थे, उसी तरह से। तो सबसे पहले तो अंडर रूट p अपरिमेय हमको सिद्ध करना है, तो इसको परिमेय मान के चलेंगे। ठीक है, तो मान लिए हैं, माना अंडर रूट p एक परिमेय संख्या है। जब अंडर रूट p एक परिमेय संख्या है तो इसे p/q के फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि आप लोग परिभाषा से जानते हैं। लेकिन यहाँ p डबल डबल बार हो जाएगा। ठीक है, इसलिए m/n के फॉर्म में लिख लीजिए। बाकी वही कि m और n सहभाज्य होने चाहिए, जहाँ n इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, अंडर रूट हटाया जाता है, यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। हटाने के लिए यही ना किया जाता है, करड़ी हटाया जाता है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो जब इसका वर्ग करेंगे तो अंडर रूट p गुणे अंडर रूट p हो जाएगा, यानी कि p बाहर आ जाएगा। इसका वर्ग करेंगे तो m स्क्वायर अपन n स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से अगर तीरे गुणा करते हैं तो p n स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर बचेगा केवल m स्क्वायर, इधर बचेगा p n स्क्वायर। अब यहाँ समझिएगा, ठीक है, ये बड़ा ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, अब यहाँ m स्क्वायर जो है यही है ना m/n के फॉर्म में, तो m स्क्वायर का एक गुणनखंड p है। जैसे अगर 2 × 5 हम बराबर 20 लिख रहे हैं, वही एक ही उदाहरण हम लोग लेके समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ ये 20 जो है 2 से भी विभाजित है और 5 से भी विभाजित है, क्योंकि 20 को 2 × 2 × 5 यानी कि 20 को अभाज्य गुणनखंडों के फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, तो जब 20 में 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, उसके बाद बचेगा 10। 5 से भाग देंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा 4। यानी कि 20 के बराबर अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में 20 को जब लिखा गया है तो जितने भी आए हैं पद उनसे वो विभाजित है। तो उसी तरह से देखिए m स्क्वायर के बराबर p n स्क्वायर लिखा गया है, यानी कि m स्क्वायर के गुणनखंडों में p है और n स्क्वायर है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ रहे होंगे आप लोग। यानी कि मान लीजिए अगर m स्क्वायर बराबर यदि 10 है तो इसको हम 2 × 5 के रूप में लिख सकते हैं ना, दोनों अभाज्य संख्या। देखिए यहाँ अगर हम देखिए कुछ इसी तरह से लिखा गया है, m स्क्वायर को 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा गया है, तो ये कह सकते हैं कि जो ये m स्क्वायर है ये इससे भी विभाजित है और इससे भी विभाजित है। ठीक है, तो यहाँ m स्क्वायर जो है p से विभाजित है, आप समझ गए होंगे आप लोग। अतः m स्क्वायर p से विभाजित है, और जब m स्क्वायर p से विभाजित है तो क्या होगा, m भी p से विभाजित होगा। ये तो जान ही रहे हैं हम लोग, तो लिख लीजिए। तो m भी p से विभाजित होगा, m भी p से विभाजित होगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैंने आप लोगों को बताया क्या था, या अगर आप पहली वीडियो देख रहे हैं तो चलिए इसमें भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए अब यहाँ से हमारा m वाले का काम खत्म हो गया कि नहीं। हम यहाँ दिखा दिए कि m जो है p से विभाजित है। अब m की जगह हमको कुछ मान लेना है। ठीक है, तो मानते कैसे हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो देखिए अगर हम इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं, इसको सबसे पहले देख लीजिएगा, ये वाला जो समीकरण है इसको 1 मान ले लीजिए, ये वाला जो पोर्शन है। ठीक, तो m का काम खत्म हो गया ना, तो मान लीजिए कि माना m बराबर p और कोई संख्या a मान लीजिए। अब देखिए यहाँ p जो है ना ये अभाज्य संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि p के स्थान पे कोई भी अभाज्य संख्या आ सकती है। यानी 2 भी आ सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है। इसी तरह से p के स्थान पे कोई भी अभाज्य संख्या हो सकता है। ठीक है, और a तो ये चर है। ठीक है, तो मान लीजिए इतना है, तो समीकरण 1 में m का मान रख दीजिए। ठीक है, समीकरण 1 से तो m के जगह तो m स्क्वायर है, m स्क्वायर बराबर p n स्क्वायर है, तो m के जगह p a लिखेंगे।
तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और पी एन स्क्वायर। ठीक, तो देखिए इन दोनों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पी स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर। अब यहाँ एन स्क्वायर को इधर रखेंगे, बाकी सबको इधर भेजेंगे, तो एन स्क्वायर इधर बच जाएगा केवल, और फिर पी स्क्वायर ए स्क्वायर बाई पी, क्योंकि यहाँ गुणा है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। कुछ नहीं, बस खाली पक्षांतर हुआ है। यहाँ पे दोनों का आपस में गुणा हो रहा था, दोनों का वर्ग हो गया, तो पी स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया है। ठीक है, तो देखिए पी से पी एक बार में कट जाएगा, तो यहाँ एन स्क्वायर बराबर पी ए स्क्वायर। ठीक, तो सेम वही फंडा। अब देखिए यहाँ से एन स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंडों में पी है ए स्क्वायर है, यानी कि एन स्क्वायर जो है पी से विभाजित है, और जब एन स्क्वायर पी से विभाजित है तो क्या होगा, एन भी पी से विभाजित होगा, अतः एन भी पी से विभाजित है, अब देखिए अब कहाँ शुरू से, सबसे पहले हम शुरू में आते हैं एकदम। तो देखिए शुरू वाला कहाँ है, यहाँ पे है। हम लोग सबसे पहले माने क्या है कि यम और एन सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है कि ऐसी दो संख्याएं, जैसे यम और एन की बात की जा रही है ना, तो ऐसी दो संख्याएं जिनका मौसो एक हो। ठीक है, यानी कि ऐसी दो संख्याएं जो केवल और केवल एक से विभाजित हो, यानी कि दोनों में अगर भाग दिया जाए तो एक के अलावा कोई भी ऐसी दूसरी संख्या नहीं होगी जो दोनों को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ रहे होंगे आप लोग। यम और एन सहअभाज्य, इसका मतलब है कि यम और एन जो है इन दोनों का मौसो एक है, यानी कि यम और एन में केवल एक के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे दोनों में एक साथ भाग चला जाए। यानी कि मान लीजिए अगर हम 4 और 5 को ले रहे हैं, तो अगर हम कह रहे हैं ये एक सहअभाज्य है, ठीक है, तो इसमें केवल एक से भाग जाएगा, इसके अलावा एक से बड़ी किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा। यानी कि देखिए 2 से देख लीजिए, तो इसमें तो चला जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, तो दोनों में जाना चाहिए। 3 से देख लीजिए, इस दोनों में नहीं जा रहा। ठीक है, यानी कि दोनों सहअभाज्य हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ सहअभाज्य आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि एक के अलावा, ठीक है, एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से पूर्णतः भाग नहीं जाएगा दोनों में। ठीक है, एक संख्या हमको लेना है, इसे दोनों में भाग देना है। दोनों अगर कट रहे हैं, ठीक है, तब तो वो सहअभाज्य नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं कट रहे हैं किसी एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से, तब वो सहअभाज्य होगा। तो यहाँ सहअभाज्य हम लोग समझ गए। ठीक है, तो देखिए सहअभाज्य हो, यहाँ क्वेश्चन में तो हम लोग मान लिया कि √p सहअभाज्य होना चाहिए, यानी एक के अलावा किसी और से न कटे। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ देखिए यम जो है p से विभाजित है यहाँ, और फिर यम p से विभाजित है, और फिर n जो है n भी p से विभाजित है। ठीक है, यानी कि p एक ऐसी संख्या मिल जा रही है, देखिए p एक ऐसी संख्या मिल जा रही है, यहाँ पर p एक ऐसी संख्या मिल जा रही है जो n और m दोनों को काट दे रही है। ये भाई ये तो स्कैम हो गया यार। हम लोग ये माने थे कि एक के अलावा कोई m और n को एक साथ काट ही नहीं पाएगा, लेकिन एक p संख्या ऐसी मिल जा रही है जहाँ p जो है कोई भी अभाज्य संख्या हो सकती है, ये तो हम लोग जान ही रहे हैं। ठीक है, तो p से यानी कि किसी भी अभाज्य संख्या से m n में भाग देंगे तो कट जा रही है भाई। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ हम ये जो माने हैं वो गलत मान लिए हैं, ऑफकोर्स गलत माने हैं, क्योंकि हम लोग जब सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा जो है उल्टा आ जा रहा है। ठीक है, यानी कि हमारी अवधारणा जो है गलत है, जो हम माने हैं कि m और n सहअभाज्य है। ठीक है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए सबसे पहले तो ये माने कि √p एक परिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहले ये माने कि √p एक परिमेय संख्या है, तभी ये आया कि m और n सहअभाज्य हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले यही ना माने हैं कि √p एक परिमेय संख्या है, फिर उसके बाद ये आया कि जब परिमेय संख्या होंगे तो ये कंडीशन होगा। तो यही जो हम माने हैं वो हमारा अवधारणा ही गलत है, यानी कि जब √p एक परिमेय संख्या नहीं है तो √p क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अतः अब हम देखिए नीचे क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है। समीकरण 1 और 2 से देखने पर, समीकरण 2 और 3 से देखने पर हमारी अवधारणा गलत है, यानी कि जो है √p एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √p को हम परिमेय मान के हल कर रहे थे, तो अवधारणा गलत आ गया, यानी कि √p एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों इस तरह से आप लगा लेंगे। अब मान लीजिए
केवल पी के स्थान पे क्यू कर दिया जाए। कि एक सवाल आप लोग इस पे लगाइएगा, मैं केवल बोल दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए मान लीजिए सवाल दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि यदि पी के स्थान पे क्यू कर दिया जाए, क्यू इसको आप कर दीजिए, पी के स्थान पे क्यू, कि क्यू एक अभाज्य संख्या है तो अंडर रूट क्यू एक अपरिमेय संख्या होगा। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा एक बार, सेम इसी तरह से लगेगा क्योंकि एक ही सवाल ही है, ठीक है। तो इसको लगा के सॉल्व करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और मज़ेदार सवाल देखेंगे, ठीक है।